नमस्कार दोस्तों, 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बोरिंग टेक्नीशियन के लिए आज का हमारा टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, अर्थात दोस्तों ऊष्मा और तापमान का ये टॉपिक है। यूथ कंपटीशन टाइम की बुक में ऊष्मा एंड हीट बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी थ्योरी मेंशन की गई है। थ्योरी यदि हम यहाँ पर कवर करेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो छूटेगा नहीं दोस्तों, और उसके बाद में MCQ क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास में दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन ये टॉपिक है। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले जाने दोस्तों हीट, ऊष्मा क्या है। ऊष्मा वह रूप है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल ताप अंतर के कारण स्थानांतरित होती है। ऊष्मा का अर्थ संचरण है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ये एक असिद्ध राशि है। यदि ये वाली वस्तु उच्च ताप मेंशन कर रही है और इसके पास में दोस्तों कम ताप वाली वस्तु है, तो उच्च ताप वाली वस्तु से जो है ऊष्मा निम्न ताप की ओर प्रसारित होता है, और यह तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं की ऊष्मा बराबर न हो जाए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। पदार्थ के अणु में गति के कारण ताप उत्पन्न होता है, जबकि अणुओं में गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तापमान के बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऊष्मा से संबंधित विज्ञान को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये पॉइंट है दोस्तों यहाँ तक, जो कि अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हमको जानना है नेक्स्ट पॉइंट, जो वस्तु ऊष्मा का त्याग करती है उसका ताप कम हो जाता है। जो वस्तु ऊष्मा ग्रहण करती है उसका तापमान बढ़ जाता है। ठंडी और गर्म वस्तुओं में ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होता रहेगा जब तक दोनों वस्तु का ताप समान नहीं हो जाएगा। ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया है, ठीक है। वस्तु का ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। वस्तु का ताप, जबकि किसी वस्तु में निहित ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान व ताप पर निर्भर करती है। ऊष्मा यानी Q बराबर mc डेल्टा T इसका फॉर्मूला होता है। तो ऊष्मा जो होती है दोस्तों वो द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। C जो होती है विशिष्ट ऊष्मा होती है, C। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जूल के अनुसार जब किसी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य एवं ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। जैसे प्रदर्शित किया जाता है J बराबर W/Q होता है, और J की वैल्यू आपको याद रखनी है 4.186 जूल पर कैलोरी जो है होती है। ऊष्मा के ऐसा ही मात्रक जूल है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है दोस्तों, जबकि CGS प्रति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तो कैलोरी जो होता है वो CGS प्रति में होता है और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। जैसे प्रश्न बनेगा ऐसे आपको आंसर चुन लेना है। कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट पर आते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ पर देखिए, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ की ऊष्मा उसके द्रव्यमान के समानुपाती, उसमें ताप वृद्धि के समानुपाती होती है। यानी कि जो ऊष्मा होती है वो समानुपाती होती है द्रव्यमान के, और समानुपाती होती है ताप वृद्धि के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आते हैं दोस्तों, ऊपर आने पर ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 के समीकरण 2 से Q बराबर mc डेल्टा T। C एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। C बराबर Q/m डेल्टा T होता है। मात्रक जो होता है इसका जूल प्रति किलोग्राम होता है दोस्तों, और डिग्री सेल्सियस होता है, या जूल किलोग्राम केल्विन भी होता है। ये भी आपको याद रखना है, जूल किलोग्राम केल्विन भी होता है, और दोस्तों कैलोरी प्रति ग्राम गुना डिग्री सेल्सियस भी होता है। नीचे आते हैं दोस्तों, पदार्थ पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, याद रखना है, और पारा की 0.03 होती है। ये कुछ पॉइंट थे, इनको हमने जाना है और ये एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है वे जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। प्रश्न बनेगा कौन से पदार्थ जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं? जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, ठीक है। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है वे धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ही ठंडे होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर 1 ग्राम पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक
उष्मा को गुप्त उष्मा कहा जाता है। नियत ताप पर, ये पॉइंट याद रखना है, नियत ताप पर 1 ग्राम पदार्थ की उष्मा बदलने के लिए। और इसका जो यहाँ पर Q बराबर ml, L एक स्थिरांक है जिसे पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। L बराबर Q/m। तो इसका मतलब क्या होगा, गुप्त उष्मा का जूल प्रति ग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम। ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछेगा बर्फ़ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम और पानी की वाष्प की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है, याद रखेंगे। और फॉर्मूला तो याद ही कर लेना है, L बराबर Q/m, कैलोरी प्रति ग्राम या फिर जूल प्रति ग्राम। नेक्स्ट पढ़ाते हैं गलन की गुप्त उष्मा। तो अभी हमने पढ़ा है पानी के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। जो आवश्यक पॉइंट है उसको यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए हमको। गुप्त उष्मा वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम पानी को क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्प की गुप्त उष्मा कहते हैं। ये यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो क्वथनांक वाला पॉइंट याद रखेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहा जाता है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं दोस्तों। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों की उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है और पानी के वाष्पन की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। नेक्स्ट पर आते हैं वाष्पीकरण। यहाँ पर आप कर दीजिए वाष्पीकरण द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण होता है। यानी कि द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए, वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा द्रव अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त करता है, अतः द्रव ठंडा हो जाता है। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण कण अन्य कणों से आकर्षण बल मुक्त होकर वाष्प में बदल जाते हैं। ये पॉइंट अच्छा है। ठीक है, उच्च गतिज ऊर्जा के कारण, इसके कारण उच्च गतिज ऊर्जा के कारण ही, ठीक है, कण अन्य कणों से आकर्षण बल से मुक्त होकर वाष्प में बदल जाते हैं। चलिए, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। यहाँ पर दैनिक है, ये दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। हमारे शरीर में पसीना जब सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पसीना सूखने यानी वाष्पीकरण के लिए उष्मा शरीर से ग्रहण होती है, अतः शरीर ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंड उत्पन्न करता है। गर्मियों में ऑर्गन में पानी का छिड़काव करने पर ठंडक उत्पन्न होती है। सभी पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पूछ सकता है कि हमारे शरीर में पसीना जब सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, ये किसका कारण है? तो ये वाष्पीकरण का कारण है। किसका कारण है दोस्तों? वाष्पीकरण का ये कारण हो जाएगा। ठीक है, और मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा होता है, ये भी वाष्पीकरण के कारण ही होता है। ये प्रश्न भी बन सकता है और बना भी है दोस्तों एग्जाम में। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पर वाष्पीकरण है तो इसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। द्रव का ताप, द्रव का ताप अधिकतम होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी दोस्तों, वैसे ही क्या होगा? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। चलिए, खुली सतह का क्षेत्रफल, खुली सतह का क्षेत्रफल अधिकतम होने पर वाष्पीकरण की दर भी अधिकतम होगी। देखिए, क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों कपड़ों को फैलाकर सुखाया जाता है। फैलाकर सुखाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और फिर क्या होगा? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, तो कपड़े हमारे जल्दी सूख जाएंगे। नेक्स्ट, आर्द्रता। आर्द्रता अधिकतम तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। यदि आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण की दर अधिकतम होगी। गर्मियों में आर्द्रता कम होती है तो कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं, और बरसात के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है वायुमंडल में। ये एक कारण है। वायु की गति, वायु की गति यदि तीव्र होगी, तेज होगी, तो वाष्पीकरण की दर भी तेज होगी। जैसे जैसे हवा चलती है तो वायु की गति के कारण पानी जो है कपड़ों में से वाष्प बनकर शीघ्रता से उड़ जाता है। ये एक अच्छा उदाहरण है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक एक तो है ताप, एक खुली सतह का क्षेत्रफल, एक आर्द्रता, एक वायु की गति। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इनके कारण ही वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तापमान, तापमान क्या है? ये एक अच्छा पॉइंट है। वस्तु के गर्मपन व ठंडेपन
की माप को तापमान कहते हैं। जो वस्तु हमें गर्म महसूस होती है या ठंडी महसूस होती है वो ही तापमान है। वो हमको क्या महसूस कराती है? तापमान महसूस कराती है। ताप का SI मात्रक पूछा जाता है तो केल्विन होता है। ताप की अन्य इकाइयाँ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, बेहद इंपॉर्टेंट। -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऊष्मा और तापमान में अंतर। देखिए, ऊष्मा में ताप अंतर के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु में जाने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहा जाता है, जबकि तापमान किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने की माप है और ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रकार है, जबकि तापमान भौतिक राशि है। तापमान भौतिक राशि है। ऊष्मा की इकाई जूल होती है, ये आपको याद रखना है। क्या होती है? जूल होती है। और CGS प्रति में कैलोरी होती है, जबकि तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। और ऊष्मा जो है द्रव्यमान, पदार्थ और ताप पर निर्भर करती है, जबकि तापमान केवल वस्तु की अवस्था पर निर्भर करता है। तो ऊष्मा के लिए फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर mc डेल्टा T। तो द्रव्यमान और ताप पर ये निर्भर करती है। आसानी से आप इसको पहचान जाओगे और क्वेश्चन सही कर पाओगे। उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ऊष्मा जो है प्रवाहित होती है। ये हमने आपको बताया, तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। कैलोरी से मापा जाता है ऊष्मा को, और तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। यह एक पाथ फलन है, यह एक स्टेट फलन है, यह कारण है, यह प्रभाव है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऊष्मा क्या है? कारण है। कवदनांक बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। कवदनांक वह निश्चित तापमान है जिस पर कोई द्रव उबलकर गैस या वाष्प में बदलने लगता है। ठीक है। कवदनांक के कारण ही द्रव जो है दोस्तों वो क्या होता है? गैस या वाष्प में बदलने लगता है। कवदनांक दाब पर निर्भर करता है। सही है। अधिक दाब कवदनांक बढ़ाता है, कम दाब कवदनांक घटाता है। चलिए नीचे जाइए। जब पानी को गर्म करते हैं तो शुरुआत में सिर्फ सतह से भाप निकलती है, लेकिन यह एक खास तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी पूरे बर्तन में उबलने लगता है। पानी का कवदनांक पूछा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कहेगा 373 केल्विन हो जाएगा। जब द्रव का वाष्प दाब बाहरी दबाव के बराबर होता है तब द्रव उबलने लगता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। पानी का कवदनांक 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का कवदनांक बिंदु 373 केल्विन। तो पानी का जो कवदनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। ये याद रखना है। और पारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हैं। 357 डिग्री सेल्सियस कवदनांक जो है इसका होता है। 273 जोड़ देंगे तो केल्विन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। गलनांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। गलनांक क्या होता है? देखिए, ठोस से द्रव में बदला जाता है तो तापमान गलनांक कहते हैं। जब कोई चीज़ ठोस है, आपने लैब में देखा होगा कि यहाँ पर ठोस मटेरियल रखा जाता है और निश्चित तापमान पर यहाँ पर लो के माध्यम से निश्चित तापमान पर ठोस से द्रव में बदल दिया जाता है। इसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। शुद्ध पदार्थ का गलनांक निश्चित होता है। गलनांक पर ठोस और द्रव अवस्था साम्य अवस्था में होती है, ये याद रखना है। और इस पॉइंट को देख लीजिए। जब किसी पदार्थ की अवस्था द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो जिस तापमान पर यह होता है उस तापमान को हिमांक कहा जाता है। द्रव का ठोस में बदलना हिमांक है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है। द्रव को जो ठोस में बदल देंगे तो वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। पानी को आप फ्रिज में रखेंगे, ठंडा होकर बर्फ़ बन जाएगा तो ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्फ़ पर दबाव बढ़ने से यह जल्दी पिघलती है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अशुद्ध पदार्थ का गलनांक कम होता है जबकि शुद्ध पदार्थ का गलनांक ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पर आते हैं। पदार्थ और गलनांक। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 273 केल्विन होता है। पारे का गलनांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान का पैमाना। तापमान के जो पैमाने हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, डायरेक्ट इन्हीं को पढ़ लेते हैं। पारे के 760 mm दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को भाप बिंदु कहते हैं। इसको याद करिए, 760 mm दाब। नीचे आ जाते हैं। हिमांक बिंदु, भाप बिंदु, अंतर मानव शरीर। सेल्सियस पर जो हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतर जो होता है वो 100 का होता है, यानी 100 भाग। और मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस।
फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर में 29.6 डिग्री र्यूमर, केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो ये हमको याद रखने हैं, पॉइंट पूछ सकता है हमसे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और वहाँ बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, रीमर 0 डिग्री रीमर और 80 डिग्री र्यूमर, केल्विन 273 है और वहाँ बिंदु 373 केल्विन है। अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। ताप के पैमाने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाने की खोज किसने की थी? यहाँ पर एंड्रस लिख लेते हैं, एंड्रस सेल्सियस ने की थी। बाद में सेल्सियस के नाम में आएगा, याद रखना है। हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है और कवदनांक को 100 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, याद रखना है। केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना का जो कवदनांक है 373.15 केल्विन, हिमांक 273.1.5 केल्विन होता है। तो आपको क्या याद रखना है? हिमांक याद कर लीजिए आप, फिर आपको कवदनांक पॉइंट याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करेंगे भाई, 100 बराबर भागों में बांटा जाता है तो 100 उसमें ऐड करना है बस केवल। फ़ारेनहाइट हाइट पैमाना, इसकी खोज किसने की थी? डेनियल ग्रेवियल ने। ये इंपॉर्टेंट है, डेनियल ग्रेवियल ने की थी। हिमांक आपको याद रखना है इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और वहाँ बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पूछा जाता है दोस्तों कि वहाँ बिंदु कितना है फ़ारेनहाइट का, तो 212 है, बताएंगे। और र्यूमर पैमाना, इसकी खोज डी रोमर ने की थी। हिमांक बिंदु 0 डिग्री र्यूमर है और इसमें 80 बराबर भाग होते हैं। जब 80 जोड़ेंगे तो 80 डिग्री र्यूमर आ जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। ये सूत्र आपको 100% याद रखना है। पूछेगा कि सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने के मध्य क्या संबंध है? तो C/100 K - 273/100 F - 32 180 और R - 0 80। याद कर लीजिए, शॉर्ट में भी याद रखते हैं दोस्तों। C/5 F - 32/9 K - 273/5। ये आपको याद रखना है यहाँ तक, और र्यूमर वाले को भी याद रखना है, इसी में बराबर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हमने पढ़ा है कि -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापक्रम है जहाँ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन होता है। परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। और केल्विन में पूछेगा तो 0 केल्विन लिखेंगे इसको। परम शून्य ताप केल्विन में क्या होता है? 0 केल्विन होता है, ये आपको याद रखना है। तिरिक बिंदु 273.16 के होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख रहे होंगे दोस्तों, लाजवाब क्लास है ये। उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा अब आता है क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखिए, पूछा जा रहा है कि, चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामान्य मानव शरीर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल रोंग है। अभी हमने बताया था आपको 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये पहले वाला पॉइंट गलत। तापमान को एक ताप पैमाने से दूसरे ताप पैमाने में परिवर्तित करने की कोई विधि नहीं है, ये आपको जानना है। कोई विधि है या नहीं, आप डिसाइड कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। तो कोई विधि नहीं है, अभी हमने पढ़ा है। ये यहाँ पर आपका क्या है, सही का चुनाव करना है ना, तो ये गलत है दोस्तों, विधि है। सामान्य मानव शरीर का तापमान 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नीचे आते, एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए तापमान की साम्य सीमा केल्विन में क्या होती है? तो केल्विन में 310 बताया था हमने। चलिए आ जाते हैं, यहाँ पर दिया होगा तो यहाँ पर दिया है हमारा सी ऑप्शन में दिया गया और डी में ये दिया गया है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, यानी कि इसके बीच में आएगा। 308.15 से 315.15, यानी कि इसके बीच की वैल्यू 310 केल्विन जो है होती है, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। थर्मामीटर में किस
तत्व का उपयोग किया जाता है? वेरी इजी है, आप जानते हो, मरकरी का उपयोग किया जाता है, पारा। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट पढ़ाते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 4 है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में तापमान की परास प्राय निम्नलिखित में से क्या है? कहाँ पर कह रहा है? प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में दोस्तों है इसकी परास -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ाते हैं, एक डॉक्टर थर्मामीटर में तापमान परास निम्नलिखित में से क्या होती है? एक डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान परास, तो ऐसे प्रश्न बनेंगे और इसका आंसर चुनना भी हमको है। हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट विकल्प था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बर्फ़ का आंतरिक तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? तो प्रयोगशाला थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग जो है करेंगे। ये आपका जाएगा, क्योंकि बर्फ़ का आंतरिक तापमान मापना है हमको, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए विकल्प रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाते हैं, प्रयोगशाला में एक छात्र ने केल्विन इकाई में पानी का तापमान 298 केल्विन देखा है। यह तापमान सेल्सियस पर इकाई में परिवर्तित होकर कितना होगा? तो आप जानते हैं, देखिए ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 273 में क्या जोड़ें? जो आपके पास 8 है तो 25 जोड़ दीजिए, तो कितना बनने वाला है दोस्तों? 298 बन जाएगा, यानी कि पहले वाला विकल्प यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है, जो कि आप सभी का सही भी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किस तापमान पर तापमान पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? पानी को वाष्प में बदलना है तो किस पर? तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जो कि 9वां प्रश्न है, एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक पाठ्यांक लेता है, तो यह थर्मामीटर है, न तो यथार्थ और न ही परिशुद्ध। क्या ये विकल्प सही है? परिशुद्ध तो है लेकिन यथार्थ नहीं है, यथार्थ और परिशुद्ध दोनों है, यथार्थ है लेकिन परिशुद्ध नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिशुद्ध तो है लेकिन यथार्थ नहीं है। ये आपको याद रखना है, परिशुद्ध तो है लेकिन यथार्थ नहीं है। तो यहाँ पर आप इसकी थ्योरी को जान सकते हैं। परिशुद्धता से तात्पर्य एक ही चीज़ के कई मान एक दूसरे से कितने करीब है, जबकि यथार्थ से तात्पर्य है कि प्राप्त मान सही और स्वीकृत मूल्य के कितने करीब है। तो ये अर्थात है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग किसके बराबर है? तो 37 डिग्री दिया गया है, फ़ारेनहाइट में बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट विकल्प होगा। देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना फॉर्मूले में आपको धरना पड़ेगा मान दोस्तों, जिस तरीके से इसने यहाँ पर भाई ने हल किया है। मगर ये तो मानव शरीर का तापमान तो सीधा सीधा आपको याद रखना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्या आप इसको नहीं कर सकते? बिल्कुल भाई कर सकते हो। तो डी विकल्प यहाँ पर राइट है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बाई 0 डिग्री होता है सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डायरेक्ट वैल्यू हम सभी के याद है। चाहे तो आप यहाँ पर मान रख सकते हो, 0 डिग्री को रखेंगे, यहाँ पर रखने पे क्या होगा दोस्तों? 0 0 आ जाएगा, इधर 100 से डिवाइड करेंगे 0, फिर माइनस वाला इधर आकर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 12 डिग्री सेल्सियस पर, तो 12 डिग्री सेल्सियस पर तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर? द्रव होना चाहिए। ऑप्शन सी आपके हिसाब से भी द्रव आना चाहिए। सी विकल्प यहाँ पर राइट रहेगा। -200 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है? तो इसको आप सूत्र से कर सकते हो। यहाँ पर सी की वैल्यू रख दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर सी की वैल्यू धरेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा -228 फ़ारेनहाइट। आप इसको हल कर सकते हो, हल करने में कोई भी बुराई नहीं है। पानी का हिमांक कितना होता है? तो पानी का हिमांक जो फ्रीजिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, -273 1.15 डिग्री सेल्सियस तापमान में से किसके बराबर है? -273 कह रहा है। तो अभी बताता हमने दोस्तों 0 केल्विन,
केल्विन में क्या होगा, 0 केल्विन हो जाएगा। ए विकल्प यहाँ पर सही है। परम शून्य ताप को दर्शाया जाता है, तो शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी कि पहला विकल्प सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट विकल्प पर आ जाते हैं। नेक्स्ट विकल्प क्या कह रहा है, कायरोजेनिक को दर्शाया जाता है। कायरोजेनिक से क्या दर्शाया जाता है, कम तापमान या उच्च तापमान, कम तापमान को दर्शाया जाता है। ए विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर तो कोई प्रश्न नहीं है, ऊपर आ जाइए। यहाँ पर 272 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित कीजिए, तो 273 आप इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 372 में 273 ऐड करेंगे, 546 केल्विन। ऑप्शन बी 645, बी विकल्प सही है। सेंटीग्रेड जो तापमान के पास का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है, तो इसकी खोज किसने की थी, हमने बताया था एंडरसन सेल्सियस। एक बार आप अच्छे देखेंगे तो क्वेश्चन लग जाए। डी विकल्प सही है। यहाँ पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन को दर्शाया जाता है, तो ये तो बहुत ईजी है, -40 डिग्री, याद रखना है। यहाँ पर ताप शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट 0 के मान पर पहुँचता है। अच्छा क्वेश्चन है। डी विकल्प भी देखिए, यहाँ पर आप आंसर चुन लीजिए। मैंने तो उसका आंसर डी विकल्प चुना है, तो यदि आपने डी चुना है तो सही है। जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है तब ताप एब्सोल्यूट के मान पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, तो आप इसको कीजिए। 1 देख लीजिए कहाँ पर है, लास्ट में है, बी के, बी ऑप्शन में है ना, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, ये करना पड़ेगा दोस्तों, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन सी वैल्यू रख दीजिए, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट विकल्प होने वाला है। ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसका पार्ट सेकंड आएगा, जिसमें दोस्तों इसी तरीके से जो इसकी बची हुई है थोड़ी उसको कवर करेंगे, प्लस कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।